नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। मोदी का हनुमान बनकर सीएम नीतीश की उर्वरक राजनीतिक जमीन को 2020 में बंजर बनाने की कोशिश करने के समय ही चिराग पासवान को समझना चाहिए था कि जदयू डैमेज हो या ना हो, लेकिन नीतीश के लिए राजनीतिक दुश्मनी का बीज बोना उनके लिए भी शायद महंगा साबित हो सकता है। एनडीए में रहकर भी अगर उन्हें हाजीपुर सहित अन्य मनमाफिक सीटों के लिए लालायित होना पड़ रहा है तो इसके लिए सबसे बड़ा कारण उनके चाचा पशुपति कुमार पारस तो है ही, इसके पीछे सीएम नीतीश भी हैं। विदेश जाने से पहले ही नीतीश कुमार के द्वारा जदयू के संभावित प्रत्याशियों और लोकसभा क्षेत्र का लिस्ट बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंपकर यह स्पष्ट कर दिया गया था कि अन्य सहयोगी दलों से समझौता करना या कराना उनका काम नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि बीजेपी जदयू की 16 सीटों को छोड़कर बाकी के 24 सीटों पर अन्य सहयोगी दलों को एडजस्ट कर ले। सीएम नीतीश को लगा था कि वह जब तक विदेश से लौटेंगे तब तक बीजेपी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लेगी। बीजेपी को भी लग रहा था कि 2019 की तरह चाचा भतीजे के बीच 5-6 सीटें देकर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को भी संतुष्ट कर लिया जाएगा, लेकिन हाजीपुर सहित अन्य मनमाफिक सीट नहीं मिलता देखकर चिराग ने बगावती रुख अपना लिया और वैशाली के साहिबगंज में आयोजित सभा में रविवार को ऐसा कुछ कह दिया जिसकी उम्मीद शायद बीजेपी जदयू के रणनीतिकारों को भी नहीं रही होगी। सभा स्थल के बाद पटना हवाई अड्डा पहुंचते पहुंचते चिराग का रुख बदला और उन्होंने गठबंधन के सवाल पर थोड़ा नरम तेवर अपनाते हुए मीडिया से बातचीत भी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और राजनीतिक फिजा में कुछ ऐसी बातें तैरने लगी जो चुनाव के इस मौसम में एनडीए के लिए घातक ही कही जा सकती है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा एनडीए में अटक रहे मामले और संभावित स्थिति परिस्थिति की जानकारी दिए जाते ही सीएम नीतीश विदेश से भागे भागे दिल्ली तो पहुंचे, लेकिन बीजेपी के साथ बैठक करने के बजाय यह कहकर आनन फानन में पटना पहुंच गए कि इस तरह से गठबंधन को नुकसान पहुंच सकता है। चिराग अगर दी जा रही सीटों से संतुष्ट है तो गठबंधन में रहें अथवा अपना रास्ता देखें। चिराग द्वारा तल्ख लहजे में सरकार पर की गई टिप्पणी से बेहद नाराज सीएम नीतीश ने यहां तक कहा है कि एनडीए में या तो चिराग रहेंगे या वह रहेंगे। चिराग बीजेपी के लिए जरूरी तो है, लेकिन नीतीश को नाराज कर बीजेपी चिराग को खुश रख सकेगी ऐसा संभव नहीं दिखता है। बीजेपी के प्रदेश स्तरीय नेताओं की नाराजगी के बाद भी नीतीश को अगर केंद्रीय नेतृत्व ने फिर गले लगाया तो इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सियासी मतलब तो जरूर है। सियासी जानकारों का कहना है कि 2020 में चिराग द्वारा दिए गए घाव का टीस अभी तक नीतीश को परेशान कर रहा है। उन्हें यह लग रहा है कि 5 वर्ष भी पूरे नहीं हुए और उन्हें 3-3 बार पाला बदल बदल कर अगर सीएम पद का शपथ लेना पड़ा तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ चिराग ही जिम्मेवार है। आगामी लोकसभा चुनाव में गठबंधन में रहकर भी चिराग अगर ईमानदारी के साथ अपनी भूमिका नहीं निभाए और 2020 के जैसा ही खेला खेल दिए तो फिर क्या होगा। दूसरी तरफ चिराग को भी लग रहा है कि 2020 के चुनाव में उनके द्वारा किए गए कारनामे के प्रतिशोध में सीएम नीतीश कुमार उनको और उनकी पार्टी को बड़ा नुकसान इस बार के लोकसभा चुनाव में पहुंचा सकते हैं। कह सकते हैं कि दो चाचा से निपटना चिराग के लिए मुश्किल साबित हो रहा है और स्थिति यह है कि फिलवक्त तो अपने संभावित प्रत्याशियों से मुलाकात भी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि लोजपा रामविलास से टिकट पाने की उम्मीद में कई संभावित प्रत्याशी दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि चिराग और नीतीश अगर एनडीए में साथ साथ रहे भी तो क्या दोनों चुनावी सभा के दौरान एक दूसरे के साथ क्या मंच साझा कर सकेंगे। खैर, सियासी जानकारों का कहना है कि नीतीश के वापस वतन लौटने के बाद भी अगर एनडीए में सीटों के बंटवारे का मामला नहीं सुलझ रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण चाचा भतीजी की लड़ाई है। वैसे भी नीतीश और चिराग के बीच तो राजनीतिक लड़ाई है, लेकिन चिराग और पारस के बीच ऐसी पारिवारिक लड़ाई है जिसे सुलझा पाना बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए आसान नजर नहीं आ रहा है। ऐसे तो एनडीए में सीटों पर समझौता लगभग हो गया है, लेकिन लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान अगर 3 या 4 सीटों से संतुष्ट नहीं हुए तो वह एनडीए से बाहर भी हो सकते हैं। वैसे पशुपति कुमार पारस हाजीपुर सहित एक और सीट चाह रहे हैं। पारस सूरजवान सिंह की पत्नी के लिए एक सीट मांग रहे हैं। कहा जा रहा है कि समस्तीपुर के मौजूदा सांसद प्रिंस राज इस बार बेटिकट हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की चाहत है कि बीजेपी का कुनबा पूरी तरह से मजबूत रहे और वह इस बार आसानी से 400 का आंकड़ा पार कर सके, लेकिन हाजीपुर को लेकर चिराग और पारस को समझा पाना बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के लिए भी मुश्किल साबित हो रहा है। वैसे पूर्व मंत्री मंगल पांडे भी चाचा भतीजे को एक करने की जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। दोनों की नाराजगी दूर कर हाजीपुर सीट पर सहमति बनाने की कोशिश में लगे मंगल पांडे सहित बीजेपी के अन्य नेता कितने कामयाब होते हैं यह तो देखने वाली बात होगी।
लेकिन हाजीपुर सीट को लेकर आमने सामने खड़े दोनों चाचा भतीजे अपने आप को रामविलास पासवान का वास्तविक उत्तराधिकारी बताने में लगे हैं। अगर दोनों चाचा भतीजे अलग अलग गठबंधन से हाजीपुर का चुनाव लड़ जाते हैं तो उनके लिए अग्नि परीक्षा तो होगी ही, एनडीए को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। चाचा भतीजे की लड़ाई के बीच किसी तीसरे का सितारा चमक उठे तो यह भी आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए। वैसे 1977 में पहली बार हाजीपुर सुरक्षित से जीत हासिल करने वाले दिवंगत रामविलास पासवान 10 बार हाजीपुर से चुनाव लड़े। 8 बार उन्हें जीत मिली, जबकि उन्हें 2 बार हार का सामना करना पड़ा। रिकॉर्ड मतों से जीतकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने वाले दिवंगत रामविलास पासवान को हाजीपुर की सभी जातियों ने उन्हें अपना नूरे नजीर मान रखा था। सेहत का हवाला देकर उन्होंने 2019 के चुनाव में पशुपति कुमार पारस को हाजीपुर की कमान सौंपी थी और उन्हें राज्यसभा भेजा गया था। हाजीपुर के मौजूदा सांसद पशुपति कुमार पारस ने तो स्पष्ट कह दिया है कि दिल और दल इस कदर टूट चुका है जिसे मिला पाना असंभव है। चिराग और पारस के बीच की दूरियों को पाटने में बीजेपी अगर सफल हो गई तो कह सकते हैं कि एनडीए में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है। सुनील कुमार पिंटू 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू की टिकट पर लड़े थे, लेकिन इस बार उनके द्वारा बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की संभावना के कारण जेडीयू के खाते में 15 सीटें जा रही है, जबकि 18 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी और जदयू के बीच कुछ सीटों की अदला बदली होगी और दोनों पार्टियों के कुछ मौजूदा सांसदों को ड्रॉप कर नए चेहरे को मौका दिए जाने की प्रबल संभावना है। सीएम नीतीश उपेंद्र कुशवाहा को अपनी जीती हुई काराकाट की सीट देकर दूसरी सीट लेने को तैयार है, लेकिन जीतन राम मांझी को गया सीट देने को तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मांझी को कोई और सीट देकर या बिहार में एक और मंत्री पद देकर संतुष्ट किया जा सकता है और वह शायद खुशी खुशी इसके लिए हामी भी भर दें। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट सहित 2 सीटें दिए जाने की बात कही जा रही है। बात अगर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की करें तो उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ साथ बिहार के निषाद मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी ने मुकेश सहनी द्वारा पेश किए गए निषादों के आरक्षण मामले पर शायद अपनी सहमति देते हुए उन्हें 1 सीट देने की बात कही है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी वर्तमान राजनीतिक हालात को देखकर भले ही 1 सीट पर संतुष्ट होने को मजबूर हो जाएं, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि निषाद संकल्प यात्रा निकालने के पहले बीजेपी के दूत ने मुकेश सहनी से 3 लोकसभा सीट का ऑफर लेकर मुलाकात की थी। बावजूद इसके मुकेश सहनी यह कहकर अकड़ गए थे कि उनका वोट बैंक बहुत बड़ा है, इसीलिए उन्हें कम से कम 10 लोकसभा की सीट और विधानसभा की कम से कम 45 सीटें चाहिए। अब स्थिति यह है कि राजद या यूं कहें कि महागठबंधन उन्हें भाव देने को तैयार नहीं है, जबकि एनडीए में उनके लिए 1 सीट से अधिक की स्थिति नहीं बन रही है। राजद नेताओं का कहना है कि उनका वोट वीआईपी के पक्ष में चला जाता है, लेकिन उनका वोट राजद के पक्ष में ट्रांसफर नहीं हो पाता है। अगर 1 या 2 सीट से वह संतुष्ट हो जाएं तो उनका महागठबंधन में स्वागत है। चिराग पासवान अगर 3 या 4 सीटों से संतुष्ट नहीं हुए और बगावती तेवर अपनाकर एनडीए से बाहर हो गए तो उनके खाते में जाने वाली एक और सीट मुकेश सहनी को दी जा सकती है। कौन कौन सीटें किन किन को दी जाएगी यह स्पष्ट तौर पर तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन चिराग अगर मान गए तो बहुत जल्दी एनडीए द्वारा घटक दलों के बीच बिहार में सीट शेयरिंग कर पटना या दिल्ली में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा सकता है। संभव है कि 48 से 72 घंटे के बीच एनडीए के सभी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। हो सकता है कि हाजीपुर सहित अन्य मनमाफिक सीट नहीं मिलता देख चिराग महागठबंधन के साथ हो लें या अकेले चुनाव लड़ने का जोखिम उठा लें, लेकिन उन्हें भी शायद यह पता है कि अगर वह बीजेपी के साथ छोड़े तो उन्हें उनके राजनीतिक करियर पर ग्रहण लग सकता है। सियासी जानकारों का कहना है कि कभी राजद से गठजोड़ करने का खामियाजा दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान को भी भुगतना पड़ गया था और फिर वह वापस एनडीए में पूरी तरह से शामिल हो गए थे। चिराग को यह भी पता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का अंजाम क्या हुआ था। नीतीश की जदयू को जहां बहुत नुकसान हुआ वहीं राजद बहुत फायदे में रही, लेकिन उनके एक ही विधायक मटिहानी विधानसभा से जीत पाए और वह भी बिना समय गवाए सीएम नीतीश के साथ हो लिए। अगर यह बात सही है कि सीएम नीतीश का विरोध और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के उनके विजन ने ही चिराग को बिहार की राजनीति में अंगदी पांव जमाने का मौका दिया, तो यह भी उतना ही सही है कि नीतीश जब तक राजनीति के क्षेत्र में रहेंगे तब तक वह रह रहकर चिराग को चित करने की कोशिश करते रहेंगे।
महागठबंधन छोड़कर पुनः एनडीए में आकर नीतीश कुमार द्वारा सरकार बनाने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हेलीकॉप्टर से पटना आकर चिराग ने भले ही दिवंगत रामविलास पासवान द्वारा दिए गए संस्कार के मुताबिक सीएम नीतीश का पांव छूकर उनकी नाराजगी कम करने का प्रयास किया हो, लेकिन उनकी नाराजगी का ही असर है कि आज की तिथि में उन्हें नीतीश के रहते एनडीए के अंदर घुटन महसूस हो रही है। चिराग अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को राजनीतिक तौर पर जमींदोज कर केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान के असली वारिस के तौर पर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी पारस के साथ इसीलिए ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि उनके पीछे जहां सीएम नीतीश चट्टान की तरह खड़े हैं, वहीं इसका गलत संदेश भी जनता के बीच जाना तय है। सियासी जानकारों का कहना है कि यह बात सही है कि लोजपा का अधिकांश कोर वोटर चिराग के साथ खड़ा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दिवंगत रामविलास पासवान से राजनीति का ककहरा सीखने और उनके साथ साई की तरह रहने वाले पशुपति कुमार पारस का वजूद पूरी तरह से मिट गया हो। लोजपा के कोर वोटर अभी दिवंगत रामविलास पासवान, रामचंद्र पासवान और पशुपति कुमार पारस के आपसी प्रेम को बेमिसाल बताते हैं। ऐसी परिस्थिति में वह पशुपति कुमार पारस को पूरी तरह दरकिनार कर अगर राजनीति करना चाहेंगे तो न केवल पशुपति कुमार पारस के लिए नुकसानदायी होगा, बल्कि उन्हें भी कुछ न कुछ खामियाजा तो भुगतना ही होगा। बात अलग है कि 6% दलितों में से अधिकांश उनके साथ हैं और अगर वह अकेले भी हाजीपुर से चुनाव लड़ गए तो पशुपति कुमार पारस के लिए हाजीपुर की सीट बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि चाचा भतीजे के कड़वाहट भरे रिश्ते में मिठास भरकर बीजेपी कब तक एनडीए के तमाम घटक दलों के नाम आवंटित सीट और प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर पाती है। धन्यवाद।